नमस्कार, ब्रेकिंग एट 10 के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। मेघालय और नागालैंड में नई सरकार आज शपथ ग्रहण समारोह। मेघालय में कोनराड के सीएम। वहीं अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में नेफ्यू रियो 5वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दो रियासतों से दे रहे हैं, मेघालय और नागालैंड, जहां आज नई सरकार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह मेघालय की अगर बात करें तो वहां पर कोनराड संगमा फिर से सीएम बनेंगे। वहीं नागालैंड में नेफ्यू रियो 5वीं बार सीएम के ओहदे की शपथ लेंगे। तो मेघालय और नागालैंड जहां नई सरकार वजूद में आई है और आज शपथ ग्रहण समारोह है। मेघालय में कोनराड संगमा सीएम बनेंगे, वहीं नागालैंड में नेफ्यू रियो 5वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। तो अहम खबर आज शपथ ग्रहण समारोह के ताल्लुक से। आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इन रियासतों में चुनाव हुए थे, उसके बाद यहां पर ये जो सरकार बनी है, यहां पर मेघालय और नागालैंड। और आपको बताएं कि एक और ब्रेकिंग एट 10 में अहम खबर, अहम ब्रेकिंग कि पीएम नरेंद्र मोदी भी इन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो ये इस वक्त की बेहद अहम खबर है। जिस तरह से हमने देखा कि मेघालय और नागालैंड में नई सरकार बनी है, आज शपथ ग्रहण समारोह, और इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शिरकत करेंगे। मेघालय में कोनराड संगमा और नागालैंड में नेफ्यू रियो। राहुल गांधी का आरएसएस पर हमला। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस एक फासीवादी संगठन है, आरएसएस का सभी संस्थानों पर कब्जा है। राहुल गांधी आजकल लंदन दौरे पर हैं और लगातार वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे कि वो लगातार अब निशाने पर भी हैं। और यहां उन्होंने, राहुल गांधी ने एक बार फिर एक बयान दिया और आरएसएस पर हमला बोला है और कहा है कि आरएसएस एक फासीवादी संगठन है, सभी संस्थानों पर इसका कब्जा है। लंदन दौरे के दौरान राहुल गांधी ने ये तमाम जो एक इंटरव्यू था उसमें ये बातें उन्होंने कही हैं। The nature of the democratic contest in India has completely changed. And the reason it's changed is because one organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. And maybe for those who don't know, can you explain what the RSS is? RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it's shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. So the conversation, the voice that was free flowing, the debates, those have all stopped. Some of the biggest decisions taken, demonetization, which is demonetization of the Indian currency. We were not allowed to debate in parliament. Right? The farmers' bills, where large numbers of farmers were out in the street, we were not allowed a conversation in parliament. The GST, we were not allowed. When Chinese troops entered our territory, we were not allowed to have a conversation in parliament. So that stifling made us ask ourselves a fundamental question. How do we communicate with the people of India when the media is biased, when the institutions are captured?
ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर, पीओके में तुगलकी फरमान जारी किया गया है। यहां छात्राओं और टीचर्स के लिए हिजाब जरूरी है और आदेश न मानने पर सजा भी दी जाएगी और इस सिलसिले में बाकायदा एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। तो अहम खबर आपको दे रहे हैं, पीओके में तुगलकी फरमान जारी किया गया है, जहां तमाम तालिबाओं और यहाँ की टीचर्स के लिए हिजाब को ज़रूरी करार दिया गया है और अगर वो हुक्म नहीं मानेंगी तो फिर उन्हें सज़ा भी दी जाएगी। इस सिलसिले में बाकायदा सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है, इस हुक्म को लागू कर दिया गया है, इस तुगलकी फरमान को लागू कर दिया गया है। तो हिजाब पर ये अहम खबर, पीओके में तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है और यहाँ आने वाली तमाम तालिबाओं को, तमाम छात्राओं को और टीचर्स के लिए हिजाब को ज़रूरी करार दिया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि हुक्म न मानने पर सज़ा भी होगी और इस सिलसिले में बाकायदा सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। एक और अहम खबर, दिल्ली दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। दिल्ली में कई बैठकों में वो शामिल होंगे, केंद्रीय मंत्रियों से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के लिए उन्होंने वक्त भी मांगा है। तो हिमाचल से ये अहम खबर है, जहां के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं और कई अहम बैठकों में वो शामिल होंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी वो कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए समय मांगा है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता रणवीर सिंह। रणवीर, सीएम सुक्खू का ये दौरा काफी अहम इसलिए माना जा रहा है कि लगातार हम देख रहे हैं, एक तरफ तो स्टेट में बैठकों का सिलसिला भी जारी है, कैबिनेट की बैठकें हो रही हैं, दूसरी तरफ वो लगातार सेंटर का भी रुख कर रहे हैं, वहां से भी वो लगातार तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे स्टेट के लिए तमाम तर चीजें जो है वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। किस तरह से उनके इस दौरे को देखा जाएगा, कितना अहम? 14 मार्च से हिमाचल का बजट सत्र शुरू हो रहा है और बजट में बहुत सारी जो है नई योजनाओं की शुरुआत भी सुक्खू सरकार ने करनी है और जो पहले से योजनाएं चल रही है उनको में जो है फंड की दरकार है, बजट की दरकार है। तो जानकारी तो यही है कि मुख्यमंत्री इसीलिए जो है दिल्ली की दौड़ बार बार मुख्यमंत्री की इसलिए लग रही है क्योंकि आर्थिक मदद वो चाहते हैं कि केंद्र से मिले और जो विभिन्न परियोजनाएं और योजनाएं चल रही है उनके लिए सहयोग जो है केंद्र सरकार का मिले। तो इसलिए लगातार जो है दिल्ली दौरे उनके हो रहे हैं और कल शाम को दिल्ली मुख्यमंत्री पहुंचे थे। ये भी जानकारी निकल कर आई है कि पीएमओ से भी समय मांगा गया है प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए और कई केंद्रीय मंत्रियों से संपर्क साधा गया है, लेकिन अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि किन किन केंद्रीय मंत्रियों से जो है समय मुख्यमंत्री को मिला है मुलाकात के लिए, बैठक के लिए। प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए समय जरूर मांगा गया है, उसके लिए स्थिति जो है शायद दोपहर बाद तक जो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, ऐसी जो है जानकारी निकल कर आ रही है। दूसरी एक जो बड़ी अहम जानकारी ये निकल कर आ रही है कि पार्टी के कुछ आला नेताओं से भी मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं क्योंकि बजट सत्र आना है। तो बजट सत्र की अगर हम बात करें तो विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का पद जो है खाली चल रहा है, चीफ विप जो है बनाया नहीं गया है, उप सचेतक भी बनाया जाना है और कैबिनेट के विस्तार की भी बात चल रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना। उसमें दो बड़े नाम जो है अभी सामने निकल कर आया है कि मंत्री पद में जो पहले दौर में वो शामिल थे उनको लेकर भी चर्चा संभव है और निगम बोर्डों में भी जो नेताओं की ताजपोशी होनी है उसको लेकर भी ये जानकारी है कि शायद मुख्यमंत्री कांग्रेस के आला नेताओं से मिले तो इस पर जो है चर्चा की जा सकती है। आज शाम को मुख्यमंत्री जो है वापस लौटेंगे। तो कुल मिलाकर ये जानकारी निकल कर आई है कि आर्थिक मदद किस तरह से केंद्र से मिले और सहयोग विभिन्न योजनाओं में जो है केंद्र सरकार का रहे, इसको लेकर मुख्यमंत्री जो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। अगर प्रधानमंत्री से समय मिलता है उन मुलाकात के लिए तो पीएम के सामने भी हिमाचल का परिदृश्य वो रखेंगे और मदद पीएम से मांगेंगे क्योंकि हिमाचल की देखिए आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। 75,000 करोड़ के कर्ज के बोझ तले हिमाचल दबा हुआ है, कर्मचारियों की देनदारी है, कुछ नई योजनाएं जो है मुख्यमंत्री ने शुरू की है उनके लिए जो है बजट का प्रावधान यहाँ पर किया जाना और मदद की दरकार केंद्र सरकार से है। जी
बिल्कुल रणबीर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कब तक वापसी है हिमाचल में सीएम की, इसके ताल्लुक से कोई जानकारी है क्या? जी हाँ, ये जानकारी निकल कर आई है जो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो टूर प्रोग्राम मुख्यमंत्री का निकला है उसके मुताबिक आज दोपहर करीब 3:30 बजे मुख्यमंत्री जो है दिल्ली से रवाना होंगे। शिमला नहीं, सीधा धर्मशाला मुख्यमंत्री जाएंगे और कल जो होली पर्व है उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे और कल पालमपुर में रहने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का और परसों यानी 9 तारीख को मुख्यमंत्री शिमला लौट कर आएंगे। है ना जी रणबीर, जिस तरह से अभी तक हम देखें, जब से उन्होंने शपथ के बाद अब तक कार्यभार संभाला है, लगातार वो एक्शन मोड पे नजर आ रहे हैं। इस पर लगातार हम कई बार बात कर चुके हैं, जहां वो स्टेट में बहुत सारी मीटिंग्स ले रहे हैं, बहुत सारे कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं ये भी बड़ी बात है कि सेंटर के साथ भी लगातार उनकी जो बातचीत है वो जारी है। यानी जो लगातार वो ये कह रहे हैं कि अगले 10 साल में हिमाचल जो है वो एक अलग रियासत, अलग स्टेट के रूप में सामने आएगा। इसकी कवायद लगातार दिखाई दे रही है। जी हाँ, देखिए पिछले कल जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें भी ये तय था कि जो जानकारी न्यूज 18 के पास भी थी, जो नई आबकारी नीति हिमाचल प्रदेश में लाई जाएगी उसमें जो शराब के ठेके जो नीलाम होने वो शराब जो है महंगी कर दी जाएगी। तो ये उस पर जो है मुहर लगी है। तो हिमाचल मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है हिमाचल की आर्थिक स्थिति है, क्योंकि कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है, देनदारियां बहुत ज्यादा है, इनकम कम है, आय के साधन जो है राज्य सरकार के पास कम है। तो ये भी कवायद मुख्यमंत्री की है कि जैसे मुख्यमंत्री एक बार बार कहते रहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन करना है, कुछ कड़े और अहम फैसले लिए जाने हैं। फिजूल खर्ची किस तरह से सरकारी ढांचे में होती है उसको मुख्यमंत्री कह रहे कि उसको कम करेंगे। जो घाटे में चल रहे निगम बोर्ड है उनको भी मर्ज किया जाएगा। तो कुल मिलाकर स्थिति अभी ये है कि मुख्य जो एजेंडा राज्य सरकार का है वो हिमाचल की आर्थिकी है। कैसे जो हिमाचल की आर्थिक को जो है मजबूत किया जाए, केंद्र से उसका सहयोग जो है, केंद्र से सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ज्यादातर अब तक ये देखा गया है कि पहाड़ी राज्य होने के चलते ज्यादातर जो है केंद्र पर बजट के लिए हिमाचल को रहना पड़ता है। तो इसलिए ये मुलाकातें जो है ज्यादा है। इससे पहले हमने देखा कि हिमाचल को औद्योगिक पैकेज भी मिलता था, विशेष राज्य का दर्जा मिला था, तो उसके तहत भी कुछ राशि हिमाचल को मिलती थी। कोशिश मुख्यमंत्री की यही है कि वो पहले वाला स्टेटस जो है वापस मिले हिमाचल को और ज्यादा मदद जो पहले मिलती थी मदद। इस दौरे से मुतालिक लगातार अपडेट दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बेहद अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी रणवीर सिंह, जो कि तमाम तर मालूमात दे रहे थे। और ब्रेकिंग एट 10 में इस वक्त श्रीनगर से आपको एक बड़ी खबर दे दे, जहां एक घर में आग लगी है। इंदिरा नगर की यह घटना बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। तो श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, एक घर में आग लगी है। इंदिरा नगर की यह घटना बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर मौजूद है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये आग कितनी भयानक थी और फायर ब्रिगेड का अमला जो है मशक्कत के साथ इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। सीधे रुख करेंगे वहां मौजूद हमारे साथी परवेज भट्ट का। परवेज, आग के ताल्लुक से जानना चाहेंगे, अभी क्या इस आग पर काबू पाया जा सका और किस तरह से ये आग लगी, इसके बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? बिल्कुल है ना, अभी हम डायरेक्ट आपको फिलहाल तस्वीरें यहाँ पे विजुअल्स दिखाएंगे। जो फायर सर्विस का अमला है वो लगातार कोशिश कर रहा है जब से ये आग यहाँ पे नमूदार हुई है इसको बुझाने की। लेकिन आप विजुअल्स में देख सकते हो जो ऊपरी मंजिल है, जो हॉल है और जो फर्स्ट फ्लोर है, उसके मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो उसका जल के खाकसर हो गया है। अंदर क्योंकि लकड़ी का काफी बना हुआ था, जो पैनलिंग वगैरह होती है वो हमने देखा कि यहाँ पे बिल्कुल खाकसर हो रही है। साथ में अगर हम देखें जो छत में आप इस टाइम देख सकते हैं, छत में अभी भी आग जारी है। यहाँ पे फायर सर्विस अमला जो है वो यहाँ पे टाइम पे आया था, लेकिन आग तकरीबन बताया जाता है 9 9:30 के बिटवीन ये आग यहाँ पे लगी थी, जिसकी वजह से जिसकी वजह अभी तहकीकात के बाद ही पता चलेगी। लेकिन ज्यादातर जो ऐसी वारदातें होती हैं वो बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से हो जाती हैं। तो यहाँ पे वो बाद में इस आग के जो वजूहात हैं वो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी
आप देख सकते हैं विजुअल्स में ये फॉर्मर एक जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शेख मुश्ताक, जिनकी ये रिहाइशगाह यहाँ पे और साथ में जो उनकी अहलिया हैं वो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, एक बहुत बड़े ओहदे पे हैं। ये इंदिरा नगर के एरिया में ये वाक़ा है। ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, लेकिन काफ़ी सिक्योर एरिया भी ये श्रीनगर का माना जाता है। जो आग की जो वारदात है वो तकरीबन 9, सवा 9 के बीच 9:30 के बीच जो है वो लगी, जिसके बाद ही जो है फायर सर्विस का अमला जो है वो यहाँ पे आया। हम थोड़ा बहुत यहाँ पे जो ऐन शाहिदीन हैं उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये आग नमूदार हुई। आप नाम बताइए, अपना बताइए, कब ये आग हुई और कैसे लगी? बशीर बशीर साहब बताइए, जो आग लगी है कब कैसे? ये लगभग 9 बजे, पौने 9 बजे हम बाहर निकले। हम इस मकान में रहते, बाहर निकले तो हमने देखा धुआं। बाद में हमने बहुत कोशिश की थी मोटर चला के, फिर पावर ही गया, फिर पानी भी, वो मोटर भी नहीं चला अभी तक, जब तक फायर ब्रिगेड आ गई अभी तक चालू ही है। क्या फायर ब्रिगेड का अमला टाइम पे यहाँ पे पहुंचा और क्या उनकी थोड़ा लेट ही पहुंचा तो मगर पहुंचा, लेट ही पहुंचा मगर पहुंचा। लेकिन नुकसान काफी हुआ है, फर्स्ट फ्लोर और हॉल पूरी तरह से जल गए, पूरा ही खत्म है, पूरा ही खत्म है। जी आप बताइए कैसे ये वाक़ा पेश आया? आप यहाँ इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो गया और कुछ नहीं हुआ। ये सेंटर वाले मंजिल से निकले, वो नीचे बैठे थे बेचारे, ये 9-10 तो, लेकिन मोहल्ला आ गया, सारा बच गया। तो हमने पाइपें, लेकिन पावर चला गया, हम कंट्रोल कर लेते, लेकिन पावर चला गया बाद। पावर चला गया ना, फायर सर्विस आता है टाइम पर, लेकिन वो रास्ता नहीं है ना, तो गाड़ियां रास्ते में तमाम गाड़ियों, तमाम रास्ते गाड़ियों से बंद होते हैं, तो वो कैसे आएगा डॉक्टर? उनने बेचारे बहुत मेहनत की, तो इसका या इर्द गिर्द सारा बच गया। इनके 2 नुकसान, कंप्लीट नुकसान हो गया बेचारों को। 2 फ्लोर कंप्लीट है, फ्लोर कंप्लीट नुकसान है, नीचे वाला फ्लोर बचा है, बाकी कुछ नहीं है। किन की रिहाइश है ये यहाँ पे? ये मुश्ताक अहमद है, जर्नलिस्ट है, शायद ये काम करते हैं। हाँ वही है जी। बिल्कुल हिना, विजुअल्स में फिर से एक बार आपको दिखाना चाहेंगे जो फायर सर्विस का अमला है वो मुसलसल यही कोशिश कर रहे हैं कि आग पे किस तरह से काबू पाया जाए। हालांकि एक साइड से वो आग को काबू कर लेते हैं तो दूसरी साइड से आग उभर के आती है, क्योंकि जैसा अक्सर यहाँ कश्मीरी घरों में देखा जाता है कि अंदर का पोर्शन जो है वो उसमें पैनलिंग वगैरह होती है वुड की हुई, जो कि जल्दी से आग पकड़ लेती है, और खासतौर जो छत की एरिया होता है वो भी सारा वुड का होता है, तो वुड जल्दी आग पकड़ लेता है। तो ऐसा ही मामला यहाँ पे भी पेश आया। जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर और जो आखिरी मंजिल है, हॉल जिसे कहते हैं, वो पूरी तरह से जल के खाकसर हो गया है। अभी जो इसमें इन्वेस्टिगेशंस होगी कि आग की रीजंस क्या है, लेकिन ज्यादातर ऐसे वाकयात में जो है शॉर्ट सर्किट की ही वजह से ऐसी आगे नमूदार होती हैं। जी ना जी परवेज, लगातार ये लाइव तस्वीरें हम अपने नाज़रीन तक तो पहुंचा रहे हैं, और जिस तरह से वहां पर मौजूद एनी शाहिदीन ने बताया कि आग जो है लगी, उसके फौरी बाद जो फायर ब्रिगेड का अमला था वो भी आया। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे इस इलाके के ताल्लुक से, जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे, आपके साथ एक जो मौजूद थे उनका साफ तौर पर कहना था कि बर वक्त आने की कोशिश की गई थी फायर ब्रिगेड के अमले को, लेकिन चूंकि ट्रैफिक बहुत था इस वजह से थोड़ी सी देर हुई है। तो इसलिए आपसे इस इलाके की जायवकू के बारे में जानना चाहेंगे परवेज। बिल्कुल हिना, मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने पहले भी कहा, श्रीनगर का जो एक्सटीरियर है ये श्रीनगर के साथ ही एक बहुत ही पॉश एरिया श्रीनगर का माना जाता है, लेकिन जो इस टाइम स्मार्ट सिटी के तहत जो सड़कें वगैरह खुदी हैं और जो सुबह के टाइम रश आवर होता है और उस टाइम पीक का ट्रैफिक रहता है, तो उस वजह से फायर सर्विसेज की गाड़ियों को यहाँ पे आने में कुछ ताखीर तो हुआ है। लेकिन जब यहाँ फायर सर्विस की गाड़ियां पहुंची तो तुरंत उन्होंने अपनी कार्रवाइयां जो हैं वो शुरू कर दी। हालांकि उससे पहले जो मुकामी लोग हैं यहाँ पे, जो इर्द गिर्द के पड़ोसी वगैरह हैं, उन्होंने पानी के मोटर्स वगैरह निकाल के कोशिश की थी कि आग को बुझाया जाए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बंद होने की वजह से वो उनका जो वो फेल हो गया, वो मिशन जो था वो फेल हो गया। लेकिन उसके तब तक यहाँ पे जो है फायर सर्विस का अमला पहुंच गया था, और इस टाइम भी आप देख सकते हैं कि फायर सर्विस का अमला जो है वो लगातार आग पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफी हद तक जो है आग पे कोशिश पा भी ली गई है, लेकिन छत में अभी तक आग बिल्कुल परवेज, तो देखते ही देखते जिस तरह से इस आग पर काबू जो है पाया गया है, और उम्मीद यही की जा रही है कि पूरी तरह से इस आग पर काबू पाया जाएगा और उसके बाद ही ये तखमीना लगाया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भट्ट आपका तमाम तर तस्वीरें हमारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए। ब्रेकिंग इट
10 में एक बार फिर से अहम खबर आपको दे दें। डी नोटिफिकेशन के खिलाफ बीजेपी का मोर्चा, आक्रोश रैलियों के लिए शेड्यूल जारी किया गया है। बीजेपी ने जारी किया है ये शेड्यूल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहां पर रैलियां करेंगे। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर की रैली होगी। जयराम ठाकुर की रैलियों का कार्यक्रम भी लगातार जारी है। तो हिमाचल से ये अहम खबर है, जहां 13 मार्च को बीजेपी विधायक दल की रैली है। ओक ओवर से राजभवन तक ये आक्रोश रैली निकाली जाएगी। साथ ही राज्यपाल को भी इस सिलसिले में ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो अहम खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां डी नोटिफिकेशन को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है और अब इसी के खिलाफ बीजेपी का मोर्चा, आक्रोश रैलियां निकाली जाएंगी और बाकायदा शेड्यूल यानी रणनीति के तहत ये तमाम तर कार्यक्रम जो है इसको जारी किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी ने घेरने की तैयारी कर ली है यहां पर आक्रोश रैलियों के जरिए। क्या कुछ यहां पर अभी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? हिना, भाजपा पूरी तरह से विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी के ऊपर उतर चुकी है और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से संस्थान प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के द्वारा डिनोटिफाई किए गए, उनके खिलाफ भाजपा ने एक अभियान अपना शुरू कर दिया है। अब इस अभियान के तहत अब जिला स्तर पर जो आक्रोश रैलियां हैं वो शुरू की गई हैं। आज अनुराग ठाकुर, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, वो हमीरपुर में अब जो जिला स्तर की रैली है उसको आक्रोश रैली उसको संबोधित करेंगे। उसके बाद एक और रैली वो 12 मार्च को सिरमौर जिला में करने वाले हैं। तमाम भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में आक्रोश रैलियों को संबोधित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के प्रभारी, सह प्रभारी अलग अलग जिलों में रैलियों को संबोधित करेंगे और पूर्व मंत्री, वर्तमान में विधायक, चाहे विपिन सिंह परमार की बात हो, बिक्रम ठाकुर की बात हो, ये तमाम लोग जो दिग्गज नेता हिमाचल प्रदेश के भाजपा के हैं वो जिला स्तर पर रैलियों को संबोधित करेंगे। भाजपा ने एक पूरी रणनीति के तहत इन रैलियों को संबोधन शुरू किया है। इससे पहले बूथ स्तर से ये कैंपेन शुरू हुआ, जब सिग्नेचर कैंपेन किए गए, लोगों को जोड़ा गया बूथ स्तर पर। उसके बाद मंडल स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए गए, रैलियां की गई। वहां के स्थानीय विधायक या पूर्व विधायक भाजपा के वो इन रैलियों प्रदर्शनों में शामिल हुए और उसके बाद अब जब बूथ और जिला मंडल स्तर पर एक सफल रैलियों का आयोजन भाजपा ने कर लिया, उसके बाद अब जिला स्तर पर इन रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। तमाम भाजपा के नेता, तमाम भाजपा के विधायक, इसके अलावा सांसद, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, सभी लोगों को इस आक्रोश रैली में, इस आक्रोश कार्यक्रम में इन्वॉल्व किया गया है भाजपा की तरफ से। और फिर 13 तारीख को एक समापन किया जाएगा, जब एक रैली के रूप में तमाम भाजपा के नेता राज्यपाल के पास जाएंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे राजभवन में। उसके बाद फिर क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र हिमाचल प्रदेश में शुरू होने वाला है, तो ऐसे में भाजपा की जो तैयारियां लग रही है उनको देखते हुए लग रहा है कि बजट सत्र में भी ये मुद्दा पूरे जोरों शोरों से उठाया जाएगा। और भाजपा ने एक तरह से अपना कैंपेन जो 2024 के चुनावों का है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू कर दिया है डी नोटिफिकेशन के खिलाफ। जैसे ही कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार बनी थी, उसके बाद आदेश पारित किए गए थे कि 1 अप्रैल 2022 के बाद जो संस्थान खुले हैं उन सबको डिनोटिफाई किया जाएगा और उसके खिलाफ भाजपा ने उसी दिन से अपना जो कैंपेन था वो शुरू कर दिया था और प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। अलग अलग जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, लोगों के बीच में भाजपा गई थी, बड़ी संख्या में संस्थान डिनोटिफाई किए गए हैं। भाजपा की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि इन संस्थानों को स्थानीय लोगों की डिमांड पर खोला गया था। इनमें कई स्कूल्स हैं, कई आईपीएच के कार्यालय हैं, कई पीडब्ल्यूडी के कार्यालय हैं, कई एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कार्यालय हैं। तो ऐसे में लोगों की सुविधा के लिए संस्थान खोले गए थे, इनको बंद नहीं किया जाना चाहता है। ये द्वेष की भावना से राजनीति वर्तमान की सुक्खू सरकार कर रही है। लेकिन अगर सुक्खू सरकार, कांग्रेस सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से तर्क था कि हिमाचल प्रदेश की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत बेहतर नहीं है। ऐसे में एक्स्ट्रा बर्डन इन संस्थानों को लेकर हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है। बिल्कुल राजेंद्र, को खोलने की जरूरत। तो किस तरह से एक रणनीति के तहत अब भाजपा जो है उसने जन आक्रोश रैलियों का पूरा ये सिलसिला जो है ये जारी रखा है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ब्रेकिंग एट 10 में दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे दें, जहां शराब घोटाला मामले में ईडी अब मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी और जेल में ही ये पूछताछ होनी है। सूत्रों के अनुसार पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पहली बार ये पूछताछ करेगी। बेहद अहम है कि जेल में ही ईडी ये पूछताछ करेगी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर,
शराब घोटाला मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मनीष सिसोदिया से ये पूछताछ करेगी। जेल में ही ये पूछताछ होना है और पहली बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मनीष सिसोदिया से ये पूछताछ करेगी। तो बेहद अहम ये खबर जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। शराब घोटाला मामला जहां ईडी पूछताछ करेगी मनीष सिसोदिया से और जेल में ही ईडी ये पूछताछ करेगी। तो लगातार जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है इस पर लगातार नजर बनी हुई है। ब्रेकिंग एट 10 में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का।